दोस्तों, विवेकानंद के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो इससे पहले यदि आप लोगों ने विवेकानंद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के जरिए भारत में खेती और रोपण से निम्नलिखित पौधों में से कौन सा निषिद्ध किया गया है? तो इसका सही आंसर है लेडीज स्लीपर ऑर्किड्स। यदि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो यह हमारे देश में वन्यजीव कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर है और यह 1972 में अस्तित्व में आया था। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह वन्य जीवन से संबंधित शब्दावली को परिभाषित करता है और इस अधिनियम के तहत लुप्त प्राय वन्य जीवन प्रजातियों की व्यापक सूची पहली बार इसी के द्वारा बनाई गई थी और लुप्त प्राय प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध का भी उल्लेख करता है। यानी कि जो भी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं तो उनको शिकार नहीं करने देने के लिए इस नियम में प्रतिबंधित है। यानी कि उनको शिकार नहीं करने देने का प्रतिबंध लगा है इस नियम के तहत। यानी आप उनका शिकार नहीं करते हैं, अदरवाइज आप शिकार करते हैं उन प्रजातियों का तो आप पे कठोर एक्शन लिया जाएगा। और इस अधिनियम के तहत कुछ लुप्त प्राय पौधे हैं, जैसे बेड होम साइकेड, ब्लू बांडा, लेडीज स्लीपर ऑर्किड्स और पिक्चर प्लांट यानी घटपर्णी आदि को संरक्षण भी अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है। और इस अधिनियम में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों आदि की स्थापना का भी प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट में वन्य जीव रिजर्व बनाने का प्रावधान है? तो अगर इन ऑप्शनों की बात की जाए तो इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो सही हो, यानी कि इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। यानी कि वन्य जीव रिजर्व बनाने का प्रावधान किसी एक्ट में नहीं है, बल्कि मैंने इससे पहले आपको डिस्कस किया था इस अधिनियम में, यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों आदि की स्थापना का प्रावधान है। यानी कि एक्ट के तहत इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों आदि की स्थापना का प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और अगला कथन है, केवल सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकता है। तो अगर इन ऑप्शनों की बात करी जाए तो इनमें से कोई कथन सही नहीं है। अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उसके यौगिकों जैसे नाइट्रेट और नाइट्रेट, मतलब उनके जो यौगिक होते हैं ना नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित होने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अगर इन कथनों की बात की जाए, यानी गंदा ढेर स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा लगातार कार्बनिक प्रदूषक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे मानव और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। तो यही आंसर इसका सही है, यानी कि केवल पहला कथन सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में कोनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीडीटी कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि यह वायु, जल, मिट्टी इस प्रकार के प्रदूषण को उत्पन्न करता है। यानी कि डीडीटी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करता है। अगर डीडीटी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसें गंदे पानी से बनती हैं? तो इसका सही आंसर है, यानी कि उत्सर्जित होती हैं, तो इसका सही आंसर है मीथेन। यानी मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो गंदे पानी से बनती है या उत्सर्जित होती है। यानी मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो गंदे पानी से उत्सर्जित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। यानी कि एलपीजी, सीएनजी, साले गैस यानी मीथेन गैस किस गैस का मुख्य यौगिक है?
अगर इन ऑप्शनों की बात करी जाए तो मीथेन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी जो मीथेन है वो एलपीजी, सीएनजी और साले गैस तीनों का प्रमुख यौगिक है, यानी तीनों का मिश्रण है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC में 4 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। और आगे क्वेश्चन की बात कर कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन में सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है वो एक क्लोरीन गैस, यानी क्लोरीन ओजोन परत के क्षरण में सर्वाधिक योगदान देती है। हमारा अगला क्वेश्चन है वाशिंगटन सम्मेलन किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर खतरे में प्रजातियां, यानी जो भी प्रजातियां खतरे में आती हैं तो उन्हीं से संबंधित वाशिंगटन सम्मेलन है। यानी वाशिंगटन सम्मेलन खतरे में स्थित प्रजातियों से संबंधित है। इसे पुराने रूप में CITES के नाम से जाना जाता है, यानी साइट्स के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यानी रामसर समझौता प्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय समझौता है और रामसर की सभी निर्दिष्ट स्थितियां मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। अगर इन कथनों की बात करी जाए इनमें कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें कोई सा नहीं, यानी डी सही है, कोई सा कथन सही नहीं है। यानी रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर नामक शहर में हुआ था। रामसर समझौता के अंतर्गत रामसर साइट्रस को चुना गया और इसमें कुल 59 रामसर साइट्रस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में कितने जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र हैं। तो इसका सही आंसर है 10, यानी भारत में 10 जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र हैं और वो हैं ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, डेजर्ट जोन, सेमी रीड जोन, पश्चिमी घाट जोन, डेक्कन पठार क्षेत्र, गंगा के मैदान, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, तटरेखा के समीप तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन कहाँ हुआ। तो इसका सही आंसर है C, यानी कि बाली। अगर इसकी बात करें तो ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन बाली में हुआ है और बाली इंडोनेशिया में। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें सदस्य देश 165 हैं और इसकी स्थापना 21 मार्च 1994 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस संधि के कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार नेशनल कम्युनिकेशन नेटकॉम का प्रकाशन करती है। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी C आंसर सही है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है सफ़ेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। सफ़ेद एशियाई बाघ भारत में केवल पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए प्रयोग की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर है 6, यानी ग्रीन हाउस गैसें 6 हैं और उनमें से 6 हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी और शरीर को ठंडा करती है। अगला कथन है ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर देखी जाने वाली घटना नहीं है। अगला कथन है एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव इंफ्रालाल तरंगों के लिए ग्रह ऑब्लिक शरीर के वायुमंडल की अस्पष्टता के कारण है। तो इसका आंसर की बात करी जाए तो इसके सही आंसर हैं केवल 1 और 2, यानी C ऑप्शन सही है। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी और शरीर को ठंडा करता है और ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर देखी जाने वाली घटना नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस ग्रह पर ग्रेड रेड स्पॉट की खोज हुई है। तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। यानी ग्रेट रेड स्पॉट की खोज बृहस्पति ग्रह पर नासा के वैज्ञानिकों ने की है और ग्रेड रेड स्पॉट एक ऐसा क्षेत्र है जहां लगातार उच्च दबाव बना रहता है और जो बृहस्पति पर आंधी पैदा करता है। यह पृथ्वी से 1.5 गुना चौना है। यानी हमारा अगला क्वेश्चन है होलांग पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। यानी होलांग पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है और यह
भारत में वनमानस का एकमात्र स्थान है? हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर तमिलनाडु में, यानी सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में है और यह पश्चिमी घाट में स्थित है, यानी कि यह तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1400 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1412 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन 1993 में तय हुआ एजेंडा 21 किससे संबंधित है? यानी कि पृथ्वी सम्मेलन 1993 में हुआ था, लेकिन एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है स्थिरता से, यानी 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और इसमें एजेंडा 21 तय किया गया था। इसमें 170 देशों ने इसमें 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है? तो इसका सही आंसर है चेन्नई में, यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई और इसका कार्यालय चेन्नई में, नहीं हेडक्वार्टर जो है इसका चेन्नई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हेम पांडे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन है? तो इसका सही आंसर है इन ऑप्शनों में बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, यानी डी ऑप्शन सही है, यानी बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, यानी बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कानूनन बाध्यकारी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल 200 क्या है? तो इन ऑप्शनों की बात करी जाए तो ग्लोबल 200 WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इकोरिजन की लिस्ट है, यानी WWF वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इकोरिजन की लिस्ट है। अगर WWF की बात की जाए तो इसका उद्देश्य जो है, इसके उद्देश्य होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करना और मनुष्यों के बीच सद्भाव पैदा करना। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में हुई और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए, इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नारायण सरोवर अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है गुजरात में, यानी नारायण सरोवर अभ्यारण्य गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुका में है। यहाँ मुख्य रूप से चिंकारा पाए जाने के कारण इसे नारायण सरोवर चिंकारा अभ्यारण्य भी कहते हैं, यानी कि इसे नारायण सरोवर चिंकारा अभ्यारण्य के भी नाम से जाना जाता है। यह पक्षियों की यहाँ पर पक्षियों के 184 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नारायण सरोवर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था चिंकारा, तो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। नारायण सरोवर अभ्यारण्य में मुख्य रूप से चिंकारा और भारतीय चिंकारा पाए जाते हैं। इसे नारायण सरोवर चिंकारा अभ्यारण्य भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं चिंकारा की वजह से। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिश मील का व्यापक प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है जैविक खाद में, यानी कि फिश मील का प्रयोग जैविक खाद के रूप में भी किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यापक रूप से भारत में प्रयोग किया जाने वाला पहला शाकनाशी है? तो इसका सही आंसर है 2,4-D, यानी कि व्यापक रूप से भारत में प्रयोग किया जाने वाला पहला शाकनाशी 2,4-D, यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। यह एक कार्बनिक यौगिक है और जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि अब जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी रहता है और कार्बनिक यौगिक पृथ्वी पर 10 लाख से अधिक हैं, यानी कि 2,4-D का फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। और हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने किया था आप लोगों से, जिसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। मैंने आप लोगों से पूछा था निम्न में कौन सुमेलित है? तो इसका अगर ऑप्शन की बात की है तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी आंध्र प्रदेश तेलुगु, यानी केवल आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु सुमेलित है। इसके अलावा अन्य विकल्पों में लिखी गई भाषा सुमेलित नहीं है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा तेलुगु है और केरल की बात करें तो केरल की मुख्य भाषा है मलयालम, यानी कि मलयालम के अलावा यहाँ अंग्रेजी भाषा भी मुख्य है, यानी कि मलयालम के अलावा अंग्रेजी भी भाषा बोली जाती है। और अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए भाषा की तो सबसे ज़्यादा मलयालम बोली जाती है, इसके बाद अंग्रेजी। अगर केरल की बात करी जाए
सॉरी गोवा की बात करी है, तो गोवा की मुख्य भाषा है कोंकणी, और कोंकणी यहाँ पे 61.21% बोली जाती है। और इसके बाद मराठी बोली जाती है 27.12%। इसके बाद कन्नड़ बोली जाती है 3.4%। और उर्दू की बात करें तो यहाँ उर्दू 2.8% बोली जाती है। और इसके बाद हिंदी 2.09% बोली जाती है। यानी कह सकते हैं गोवा की मुख्य भाषा कोंकणी है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके बाद अगर जम्मू कश्मीर की बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा मुख्य है, और डोगरी भाषा के अलावा यहाँ पहाड़ी उर्दू और कश्मीरी भाषाएं भी बोली जाती हैं। और मेरा आज का क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्न में कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो आपको सिर्फ ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक विवेकानंद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो में दिए गए क्वेश्चनों पे कमेंट करें, और हमें खुशी होगी कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है और तभी आप कमेंट कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।